बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, जहां पे आईनी तरमीम के हवाले से बातें चल रही हैं, वहीं पे आज के दिन ये देखने में आया कि 63 नज़रसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का हवाला दिया गया बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से। उन्होंने बेंच की तश्कील के ऊपर भी एतराज़ उठाया, उन्होंने कमेटी के ऊपर भी एतराज़ उठाया था। उनके जो तमाम एतराज़ात हैं उनका जवाब भी उसी तफसीली फैसले के अंदर ये दिया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने खुद बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया था और जस्टिस मुनीब अख्तर को बाकायदा तौर पर रिटर्न के अंदर दरखास्त भी दी गई थी, जिसको भी उन्होंने मंजूर नहीं किया था। इसलिए वो बेंच का हिस्सा नहीं बने, तो उनकी जगह दूसरे शख्स को बेंच में शामिल कर लिया गया। 63A का जो फैसला था उसे कलअदम करार दिया जाता है। उसमें जो अक्सरियती फैसला है उसे गैर आईनी करार दिया गया और कहा गया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये पाकिस्तान है और ये सुपरविजन में बना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सूरत में, और वो आइन के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट थे और हमें ये देखना है कि कौन से फैसले आईनी है और कौन से गैर आईनी है। तो उन्होंने इस ज़िमन के अंदर फैसला ये दिया है कि 63A के अंदर जो अक़लियती फैसला था उसको माना जाता है और उस अक़लियती फैसले को मानते हुए ये फैसला 5-0 से जारी किया जाता है। ये आज तफसीली फैसला है, लेकिन आईनी तरमीम को लेकर जहाँ पे सिफारिशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के सामने रखी, वहाँ पे सुनने में ये है कि कल जो है वो एक कमेटी का इजलास तलब किया गया है, जिसमें तमाम लोगों की सिफारिशात को शामिल किया जाएगा, जो जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से होंगी और दीगर वफाकी जमातों की तरफ से होंगी। जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत के अंदर, उनकी सिफारिशात को देखते हुए फिर फाइनल ड्राफ्ट मुरतब किया जाएगा। कल इसके ऊपर बहस मुबाहिसा होना है, लेकिन आज के दिन हमने ये भी देखा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा गए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद किया करते थे और मोहसिन नकवी साहब भी उनके बारे में बात किया करते थे, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात किया करते थे और उनको अलकाबात से नवाजते थे और जवाबन अली अमीन गंडापुर उनको बात करते थे। तो आज हमने देखा है कि मुल्क की तमाम जो सियासी जमातें हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, खैबर पख्तूनख्वा की वो नुमाइंदगी करते हैं, वो चाहे एमल वली खान हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ के गवर्नर फैसल करीम कुंडी हो, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हो, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हो और दीगर लोग जमीयत उलमा इस्लाम फे की नुमाइंदगी वहाँ पे हो, तो वहाँ से क्या ये तासर लिया जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी ग्रैंड डायलॉग हो सकते हैं, आईनी तरमीम को लेकर ग्रैंड डायलॉग हो सकते हैं और बेहतर समत में आगे बढ़ा जा सकता है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, आज के तासुर से जो आज एक फ्रेम के अंदर आपको मुख्तलिफ शख्सियात दिखाई दी जो माजी करीब में एक दूसरे के ऊपर तनकीद के नश्तर बरसा रही थी, आज मुल्की मामले के ऊपर वो एक सतह पे पहुंचे हैं, तो क्या हम ये इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी बैठक हो सकती है जिससे सियासी मामलात आगे बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताईदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, बात यह है कि हमें सोचना ये चाहिए कि अगर पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की, तो उसके लिए तमाम सियासी जमातें अगर एक प्लेटफॉर्म पे बैठ सकती हैं तो इससे अच्छी चीज़ ही कोई। मुझे आप प्रोग्राम से पहले एक शख्स ने कहा जी मोहसिन नकवी साहब, मैंने कहा यार मोहसिन नकवी साहब क्या पाकिस्तान के नहीं है? उसने कहा पाकिस्तान के। मैं कहा अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान के नहीं? उसके पाकिस्तान। मैं क्या उसके बाद करीम कुंडी साहब, उनके अमीर मुकाम साहब, शाह फरमान साहब, ये सारे कौन है? इमर वली खान पाकिस्तानी है। मैं कहा जब पाकिस्तान की बात हो तो लोग अपने इख्तलाफात ख़त्म करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आज का दिन अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह सबको बुलाया और उनके बदतरीन मुखालफिन भी वहाँ पे आए, उनके सियासी मुखालफिन भी वहाँ पे आए और ये तासर दिया, और ये तासर पाकिस्तान के दुश्मनों को गया, ये तासर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को गया, ये तासर पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने वालों को गया कि जनाब जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर हमारे इख्तलाफात रद्दी की टोकरी की नज़र हम सब पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे। इससे अच्छी कोई बात नहीं, इसमें कोई अना नहीं, इसमें कोई चीज़ नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसा पाकिस्तान की सियासत में भी होना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम में भी होना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान के आइनी निज़ाम में भी होना चाहिए। और ये आज एक बहुत अच्छा ये तासर गया है और मैं समझता इस तासर से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को एक बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। और यही तासर जो है, यही चीज़ अब बलूचिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए, यही चीज़ उन तमाम जगहों पे होनी चाहिए जहां पर दहशतगर्द अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें जो है वो बखेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें
होना चाहिए और ये एक बड़ी अच्छा दिन था। और मैं इसको एक गैर सियासी तरीके से मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये अच्छा दिन था और ये इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। अगर ऐसा होता रहे तो पाकिस्तान मुआशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, जमहूरी लिहाज से भी होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि इमरान खान को जेल से निकाल कर उनको भी एक जमहूरी और इसी तरह की डायलॉग में बिठाना चाहिए। जिद नहीं बनानी चाहिए, इसलिए जिद नहीं बनानी चाहिए इस पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है। हमने मियां नवाज शरीफ पर मुकदमा दर्ज थे बड़े बड़े खौफनाक, अगर वो उनकी वापसी हो सकती है तो क्या कप्तान की वापसी नहीं हो सकती? कैदी नंबर 804 की बानी तहरीक इंसाफ की वापसी नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकता है। आज के डायलॉग के बाद, आज की इस इवेंट के बाद यासिर भाई, क्या आप नहीं समझ रहे कि बहुत सी वापसियां होने वाली हैं? ठीक है, ख्वाजा आसफ ने जो बात की है वो ख्वाजा आसफ साहब की बात है, उन्होंने एक टॉक शो में जो भी की है, वो तो मैं हंसता हूँ कि जितने वजीर हैं ना, हर बंदा अलग-अलग कोई ना कोई नई कहानी सुनाता है। अलीम गंडापुर ने 2 तकरीरें की हैं, तो इधर से वजीरों की 50 की मुझे आ गई हैं कि प्रोग्रामों में आ गई हैं, जिन्होंने सब ने अलग-अलग कहानी सुनाई है। इन्होंने भी समझाओ कोई कहानी रख लें। और बाकी आपने बात की वो आज तफसीली फैसले किया सर साहब। जी जी, एक और भी चीज़ हो गई है। क्या सर? समझने वालों के लिए और सीखने वालों के लिए। वो आज उर्दू में फैसला जारी कर दिया उन्होंने महसूस नशस्तों का ना, तफसीली फैसला जो है ना वो उर्दू में जारी कर दिया कि शायद इलेक्शन कमीशन को अब समझ लग जाए। शायद इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं वो ज़्यादा उर्दू मेरी कौमी ज़बान है ना, इंग्लिश तो हमें आपने मुसल्लत की हुई है ना। आप जैसे जो होते हैं ना बाबू, जिन्हें शौक होता है कि इंग्लिश बोलेंगे, वो मुसल्लत कर देते हैं कि कर दो मुसल्लत है ना, दे 2-4 इंग्लिश के फ़िक्रे बोल के मुतासर करो है ना। मुतासर बंदा शख्सियत से होता है, आपको वैसे ही मुतासर कन शख्सियत है, हम वैसे आपसे मुतासर है यासर साहब। तो बात ये में से तो बात यह कि आज वो भी फैसला जारी हो गया। और इलेक्शन कमीशन का आज का जो इजलास था उसके अंदर आपको पता है कि अक्सरियत ने कहा जनाब यहाँ तो 25 के बाद फैसला करें, तो यहाँ ये हमाकत ना कीजिएगा हुकूमत को सीटें देने की। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये फैसला कर चुके थे मौसूफ कोई कि सीटें हुकूमत को दे देते हैं, क्योंकि हुकूमत को सीटों की बड़ी ज़रूरत है ना। कम है, फर्नीचर में कमी का सामना। फर्नीचर नहीं ख़राब हो रहा है, वो जो वहाँ पे फर्नीचर पड़ा है ना। अच्छा बंदा पूछो सीटें तो बिठा भी लें, फिर भी ख़राब ही होना है, क्योंकि उस फर्नीचर पे कोई बात तो पाकिस्तान की होती नहीं। आज पहली दफ़ा मैंने, जब से हुकूमत आई है, आज पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान की बात होते देखा KPK में। बाकी सूबों में मुखालफत हो रही है ना। अब कोई मुझे कहेगा ना कि बताएं कि फलां किस सूबे में, मैं कहूँगा सारे तरक्याती कामों से, सारी हिदमत से बड़ी हिदमत ये हुई है जो आज हुआ है। ये पाकिस्तान की बात थी ना। पाकिस्तान होगा तो यार सियासत करोगे ना। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान के वजूद के साथ ही तुम्हारी सियासत है। और दूसरा आज बहुत बड़ा क्रेडिट है सऊदी अरब वाला। सऊदी अरब की जो कल से रात से जो टीम आई हुई है, जितने लोग इन्वेस्टर आए हुए हैं, इसमें हम हुकूमत को कोई क्रेडिट नहीं देता, मैं तो 1% नहीं देता ना। इसमें हुकूमत का है, इसमें पाकिस्तान के उन अदारों का है जो जिन्होंने रोल अदा किया। और साथ में सऊदी सफ़ीर नवाफ जो हैं, नवाफ सईद बिन बालकी, उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ। सऊदी सफ़ीर जो है ना पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के और सऊदी अरब के हवाले से, पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, खासकर जब भी पाकिस्तान में सर्दे बुरा वक्त रहते ही सदा है, क्योंकि सारे हुक्मरान खा पी गए, सलाब आए थे। आप देखें ना क्या होता है। बल्कि इस पर भी यासर बात करनी अगर आपकी इजाज़त होगी तो करेंगे। आज पहले सऊदी अरब पे गाले कि हमें सलूट करना चाहिए सऊदी अरब को, हमें सलूट करना चाहिए नवाफ को बिन मालकी जो है, हमारे जो सऊदी सफ़ीर है नवाफ साहब, उनको के, और सऊदी फरमारवां जो हैं उनको कि किस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ किया है। ये क्रेडिट है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाना, और पाकिस्तान खुशहाल होगा तो ये किसी सियासी जमात के लिए दुख नहीं होगा, हर सियासी जमात इसमें खुश होगी, क्योंकि पाकिस्तान की खुशहाली सब चाहते हैं। तो ये है। दूसरा मुझे एक बात बताएं, आज एक सियासी जमात की तरफ से ऐलान हुआ है कि 18 अक्टूबर को वो जलसा करने जा रहे हैं कि डैम ना बने, हम डैम नहीं बनने देंगे। क्यों? क्या डैम शख्सियत के लिए बनेगा? बताएं ना मुझे यासिर साहब। किसी खास तो इस पर क्यों नहीं बोलते पाकिस्तान के ये जितने बड़े बड़े लीडर हैं,
हम क्यों सुबह ये असबियत फैला रहे हैं? हम क्यों ये कह रहे हैं कि डैम नहीं बनना चाहिए? भाई डैम बनेगा तो आपको महंगी बिजली खत्म होगी ना, डैम बनेगा तो लोड शेडिंग खत्म होगी ना, डैम बनेगा तो आप सैलाब से बचेंगे ना, डैम बनेगा तो आपकी फसलें भी बेहतर होंगी ना। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामा के जिसमें ये देखा जा सकता है कि अभी जो हुकूमती जमातें हैं वो आगे बढ़ने की बात कर रही हैं, डायलॉग्स की बात हो रही हैं। क्या ये डायलॉग बड़े पैमाने के ऊपर हो सकते हैं? और अगर ये बड़े पैमाने पर होंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? ये जो इस वक्त सियासत के अंदर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या इसके अंदर कमी वाक़ई हो सकती है? और मुल्की सतह के जो लीडर हैं उनका किरदार इसके अंदर क्या रहेगा? और बिलखुसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब जो काफ़ी अरसा खामोशी इख्तियार करने के बाद और अगर कहीं दिखाई देते थे तो पंजाब के होने वाले जो इज्तिमात थे उसमें दिखाई देते थे, या पार्टी पॉलिसी के हवाले से अगर कोई गुफ्तो शुनीद होना होती थी तो उसके अंदर वो हिस्सा लेते थे। लेकिन वो मुल्की सतह पर अगर सामने आए हैं तो इसके पीछे अब मंतिक क्या है? क्या आगे बढ़ने की बातें जो हैं वो तेज तर होती चली जाएंगी? क्या कोई हल निकल पाएगा? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। मियाँ जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की और जिसमें हमें ये देखने को मिला कि सदर की साथ वाली नशस्त के ऊपर वज़ीर आज़म नहीं थे बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। क्या समझते हैं कि मौलाना को कायल कर लिया जाएगा, मौलाना गुफ्तु शुनीद से राम हो जाएंगे, या फिर कोई और हरबा आजमाना पड़ेगा? नहीं, देखें, शुक्रिया आपका, मगर मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा आपसे कि हरबे इस्तेमाल करते करते तो मुल्क की बर्बादी हो गई। हरबा नहीं, कायल किया जाना चाहिए। और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं जो आइनी तरमीम के हवाले से, तो कुछ इश्यूज़ पे मौलाना साहब बल्कि पीटीआई भी मुत्फिक है कि ये तरमीम वक्त की ज़रूरत है, होनी चाहिए। और दूसरा मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बदकिस्मती से 77 सालों में जब भी पाकिस्तान पटरी पे चढ़ता है, उसकी मईशत के हवाले से हो, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से हो, दुनिया में अपना एक खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए हो, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर एक मनसूबाबंदी से इंतशार शुरू किया जाता है और करवाया जाता है, और उसका खमियाजा कौम भुगतती है, रियासत भुगतती है। आज फिर आप देख लें कि माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से नहीं अगर तो कम अज़ कम इस्तेहकाम के हवाले से कुछ अच्छे इशारे मिल रहे हैं। तो अगर वो अच्छा नज़र आना शुरू हुआ है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो फिर नवाज शरीफ यकीनन इसीलिए एक्टिव हुए हैं कि चलें जो भी पीछे हुआ अगर उसको दरगुज़र करके आगे बढ़ा जाए। मगर पाकिस्तान अगर सही डगर पे फिर से चलना शुरू है, उम्मीद पैदा हुई है अभी, तो कम से कम सबको कंसेंसस से आगे चलना चाहिए। मियाँ साहब, आप हमेशा कहते हैं कि सहूलतकारी जारी रहती है। क्या अब सहूलतकारी ख़त्म हो गई है? आप समझते हैं कि सहूलतकारी ख़त्म हो गई है और मामला सीधे डगर पे चलने लगे हैं? नहीं राना साहब, मैं बड़ा क्लियर हूँ, सहूलतकारी कोई ख़त्म नहीं हुई। सहूलतकारी मुख्तलिफ़ वक्तों में मदम हो सकती है, फ़ास्ट ट्रैक पे चढ़ सकती है, मगर जिस सहूलतकारी का आप ज़िक्र कर रहे हैं वो सहूलतकारी बदस्तूर कायम है। भले जनरल फैज़ हमीद गिरफ़्तार हुए, वहाँ से सहूलतकारी या जिस शोबे से तल्लक रखते थे, जो उनकी जहाँ ज़्यादा असर रसूख था वहाँ सहूलतकारी कम हुई होगी, मगर जस्टिस साकिब निसार जहाँ एक्टिव हैं वहाँ सहूलतकारी उनको मुयस्सर है। तो आप ये समझते हैं कि अभी भी सहूलतकारी अगर मुयस्सर है तो सहूलतकारी का कला कमा कब हो सकता है? देखें, सहूलतकारी जब तक ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान आइन कानून के हवाले से ट्रैक पे नहीं चढ़ सकता। और बदकिस्मती ये है राना अज़ीम साहब कि ये सहूलतकारी एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें मुख्तलिफ़ पसंद की सियासी जमातों को देती रहीं, शख्सियात को देती रहीं। जिस तरह का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ बार बार
को 80 की दहाई में परवरिश लिया गया और उसके बाद वो इतना ताकतवर बना दिया गया कि फिर बार बार कराची में अमन कायम करने के लिए ऑपरेशन करने पड़े। आप इसी तरह देखें कि एक बंदा ख़ुद कहता है कि मैं पेट्रोल बम फेंकता हूँ अदारों के ऊपर जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, मगर उसका कुछ नहीं बनता। आप देखें कि उसकी जमात का एक सदर लगाया जाता है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में, जो मैं देखता आया हूँ, सुनता आया हूँ, और राना अज़ीम साहब भी काफ़ी कुर्बत में इन चीज़ों को देखते रहे हैं, कभी वहाँ से आइन नाफज करने वाले, कानून पर अमलदारी करवाने वाले अदारों को नाराज़ नहीं किया गया था। मगर जब उस शख्स को भी, उस प्रेसिडेंट को भी बने हुए को गिरफ़्तार करने गए तो उनके घर से भी पेट्रोल बम फेंका गया। ये तो असर रखती हैं चीज़ें। एक शख्स जिसको पाला पोसा गया, लॉन्च किया गया, आज दूसरा शख्स एक इमरान खान की शक्ल में अली अमीन गंडापुर पैदा हुआ है और वो अमल दिखा रहा है कि उसी तरह की बड़कबाजी, उसी तरह की गुफ्तगू, उसी तरह का सरकारी वसाइल, उसी तरह का जत्थे लेके अपने मौक़िफ़ पे, अपनी बात पे अमल करवाना और उसके नतीजे में इस्लामाबाद पुलिस का एक कांस्टेबल का शहीद हो जाना। मगर मुझे आज अफसोस है कि आपका वज़ीर दाखिला जो हैं वो जाते हैं उसी शख्स के पास जिस पे वो तमाम इल्ज़ामात हैं जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। अच्छा, उसके पास तो फिर अमीर मकाम भी मौजूद थे, सब वज़ीर दाखिला नहीं, अमीर मकाम भी वहीं पे मौजूद थे, वही तो, वहाँ पे गवर्नर KPK भी मौजूद थे। आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं वही आज आपने जिरगे की भी सारी जिम्मेदारी उसको दे दी। हाँ, मैं चूँकि यही सवाल करना मैं ये सब चाह रहा हूँ कि जिरगे की भी सारी जिम्मेदारी उससे दे दी और एतमाद भी उस पर कर लिया। फिर पहले वाला सच था या आज वाला सच है? मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि ये कैसा मिसिंग पर्सन है बकौल उमर अयूब के 8 घंटे बाद कभी वो मंजर आम पे आ जाता है, कभी 24 घंटे बाद मंजर आम पे आ जाता है और फिर से वही काम शुरू कर देता है। मगर क्या दूसरे मिसिंग पर्सन 24 घंटे बाद, 8 घंटे बाद नज़र कभी आते हैं जिनको मिसिंग पर्सन कहा जाता है? 8-8, 10-10, 15-15 साल गुजर जाते हैं, कोई उनका अता पता नहीं होता और ये 24 घंटे बाद नज़र आ जाता है। सहूलतकारी और किसको कहते हैं भाई? मियाँ साहब, आपको लगता है कि ये सारे लोग आज एमल वली खान, अमीर मकाम साहब, ये फैसल करीम कुंडी साहब या मोहसिन नकवी साहब, ये सारे जो वहाँ पे गए हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट को लूप में लेके नहीं गए, उनकी मंशा के बगैर गए? नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई कि फेडरल गवर्नमेंट के कैबिनेट के जो मेंबर हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर गए हों? मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप कब तक रियासत के साथ, कब तक आप कौम के साथ मजाक करते रहेंगे कि आप 45 साल पहले एक शख्स को, एक जमात के हेड को आप फांसी पे चढ़ा देते हैं और 45 साल बाद उसका इकरार करते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई। आप 2017 में एक शख्सियत आपको पसंद नहीं, प्राइम मिनिस्टर वक्त का पसंद नहीं, 2/3 अक्सरियत रखने वाला, आपको ज़रूरत है तो आप कंधा इस्तेमाल करते हैं जस्टिस साकिब निसार का और उनको ताहयात नाहल कर देते हैं और 6 साल बाद आप इकरार कर लेते हैं कि नहीं वो बड़ी ज़्यादती हो गई। मगर कौम ने जो सफ़र किया, जो रियासत ने सफ़र किया, जिस गर्दाब में आज कौम फंसी हुई है, रियासत फंसी हुई है, उसका हल क्या है भाई? आपने 6 साल बाद उसको कह दिया कि आप ताहयात नाहल नहीं है। उस वक्त हमें ज़रूरत थी नाहली की, आज हमें ज़रूरत है अहलियत की। मगर कौम का क्या कसूर है भाई जिसको आप गुमराह करते हैं? अच्छा मियाँ साहब, 2 मेरे बड़े मासूमाना छोटे छोटे सवाल है। मियाँ, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने स्टीयरिंग संभाल लिया है मुस्लिम लीग नून का? और दूसरा कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म के पक्के उम्मीदवार थे और मियाँ साहब मजबूत उम्मीदवार भी थे, मियाँ साहब इश्तिहारी में भी थे और आखिरी दिन आपको पता है कि बाकायदा अखबारात के इश्तिहारात और पूरी तैयारी थी। मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, मियाँ साहब को बनाया नहीं गया, या मियाँ साहब समझते थे कि अब बनने का फ़ायदा नहीं है? मेरे 2 जो सवाल है ज़रा अगर इसका।
देखिए ये तो जहाँ तक मुस्लिम लीग के स्टीयरिंग की बात है, वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, यकीनन कमान उन्हीं के पास है। अब दूसरा सवाल जहाँ तक है प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि 21 अक्टूबर तक तो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ साजिश उस तरह नहीं हो रही थी। 21 अक्टूबर का जलसा और मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को कौम से जिस तरह तवक्को थी, कौम ने उससे बढ़ के उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया मीनार पाकिस्तान। अब कौम को तवक्कुआत थी कि जो हमारे मसाइल हैं, जो 5-6 साल में बढ़ गए हैं, नवाज शरीफ साहब उनको ड्रेस करेंगे। मियाँ साहब, मैं चूँकि मैं आपसे वाकिफ़ हूँ, आपने हमेशा जदोजहद की है आगाज़ से लेकर अब तक। ये मैनेजमेंट या मैनेज करके लाना, ये सिलसिला कब बंद होगा? देखें राना अज़ीम साहब, जो एक आप कह सकते हैं कि अदम एतमाद के वक्त भी एक मैनेजमेंट थी, और वो मैनेजमेंट जो थी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद भी कर रहे थे, क्योंकि मौसूफ़ उस वक्त के जो उनके लाडले थे वो नीचे आ रहे थे, और किसी को एक्सटेंशन अगली भी चाहिए थी, किसी को कोई मेन ओहदा चाहिए था। वो सारी मनसूबाबंदी में माहौल ऐसा बना दिया गया, और आज की इस अरेंजमेंट में एक जमात जो है उसने, याद होगा आपको कि वो पीडीएम से बाहर हो गई थी, उन्होंने भी उस माहौल में अपना एक रोल अदा किया अदम एतमाद के लिए। हम उस वक्त भी तैयार नहीं थे, मौलाना फजल रहमान भी तैयार नहीं थे, नवाज शरीफ भी तैयार नहीं थे अदम एतमाद के लिए, मगर फिर माहौल ऐसा बन गया कि वो अदम एतमाद करना पड़ा। और पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद भी हम हुकूमत, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं ना आप? यकीनन। अच्छा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सर ये बताइए कि अभी जो आईनी तरमीम के लिए उस दिन कोशिश की गई, आपने किसी शख्सियत का नाम लिया कि ये उन्होंने रुकवाई हैं ये सारी कोशिशें। अब अगर नहीं हो पा रही तो अब कौन रुकवाने की कोशिश कर रहा है, और अगर हो जाती है तो फिर कैसे होगी? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है जो बात आप कर रहे हैं कि आईनी तरमीम किसी शख्सियत ने रोकी, ये तो बात मैंने कभी भी नहीं की। और जहाँ तक आईनी तरमीम आज की आप बात कर रहे हैं या मतवक्को जो बात कर रहे हैं कि हो सकती है, तो बड़ा क्लियर हूँ मैं तो कि एक तो मैं तो हाउस का मेंबर नहीं है, इसलिए मुझे महदूद मालूमात हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई तरमीम हो नहीं सकती, 2/3 तरमीम मेंबर पूरे होना तो कोई कर नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान मेन रोल अदा कर सकते हैं इस सूरत हाल में। अभी तक उनके हवाले से भी मुझे सुनने को चीज़ें नहीं मिल रही। जहाँ तक पीटीआई के लोगों का तल्लक है, उन्हीं के लोगों की ज़ुबानी सुन रहे हैं कि बहुत से लोग हुकूमत वक्त के साथ राब्ते में हैं और वो आईनी तरमीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर बन जाएंगे दैन कोई तरमीम आ सकेगी, अदरवाइज़ तो मैं कहता रहूँ कि आईनी अदालत बननी चाहिए, मेरी ख्वाहिश हो सकती है, मगर जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी मेरी ख्वाहिश कभी उसकी तकमील नहीं हो सकती। अच्छा मियाँ साहब, अब भी ऑफ़र है आपको वजारत की, क्योंकि बहुत से लोगों ने वजारतें ले ली थी, इलेक्शन में रिजल्ट भी निकला, तो क्या अब भी कोई ऑफ़र है? राना अज़ीम साहब, मैं तो रिकाउंटिंग के अपने हलके की हक़ में नहीं हूँ, तो क्योंकि उसके बाद जो कुछ सुनने को मिलता है, तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि मैं इस सेटअप का हिस्सा बनूँगा। अच्छा मियाँ जावेद, ये सर बताइए कि अभी मौजूदा सूरत हाल में जो पुराने रफ़क़ा थे आपके, उनके अलहदा होने की वजूहात क्या थी? मिसाल के तौर पे जावेद अब्बासी साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, दानियाल अज़ीज़ साहब, ये इस तरह की जो शख्सियात हैं, अभी जो बात कर रहे हैं ये आजकल शेख रुहेल असगर साहब, क्या वजूहात हैं जो इंतहाई करीबी थे वो मुतनफ़र या दूर क्यों हुए?
देखें, 3 नाम जो है ना, खाकान अब्बासी साहब, दानियाल अजीज़ साहब और ज़ुबैर उमर साहब जी, मैं आज भी उनको इंतहाई कदर की निगाह से और मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त है। उन्होंने बुरे वक्त में, मुश्किल हालात में तगड़े तरीके से मौक़िफ़ बयान किया और जमात के मुश्किल हालात में साथ खड़े रहे। जिन बाकी नामों का आप ज़िक्र आपने किया है, वो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जमातों में जाते और आते रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो आप ख़ुद समझते हैं कि जिनका आना जाना लगा रहे, उनके बारे में क्या राय एक सियासी वर्कर की होनी चाहिए। मियाँ साहब, आप हुकूमत को वक्त पूरा करते देख रहे हैं? देखें राना अजीम साहब, आप भी ठीक है, आज एक एनालिसिस, एक अपना राय, एक तज़िया आपका मैं सुनता हूँ, आप करते हैं, अल्लाह आपको और तौफीक दे। मगर एक आप सियासी वर्कर रहे हैं और आप समझते हैं कि 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात जो है उसको तो टर्म पूरी करने नहीं दी जाती, और सादा अक्सरियत भी जिसके पास ना हो उसके बारे में आप यकीन से कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बस। नहीं तो आप क्या समझते हैं, इन हाउस तब्दीली या फिर कुछ बड़ी तब्दीली? मैं कुछ भी नहीं समझता, मैं तो जो हालात 77 सालों में रहते हैं या होते हैं, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, बिलावल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया अचानक आइनी तरमीम के लिए, और बिलावल साहब जो है वो मियाँ साहब से भी आज मुलाकात की है, लेकिन बिलावल इतने एक्टिव हमने सियासी तारीख में नहीं देखा। क्या बिलावल साहब को किसी तरफ से यकीन दहानी है बिलावल साहब का इतना एक्टिव होना, और हर सूरत में यह कहना कि आइनी तरमीम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है? देखें अजीम साहब, पाकिस्तान के अंदर कोई जैसे हालात रहते हैं, जिस तरह चीज़ें अदल बदल होती रहती हैं, कोई नेचुरल प्रोसेस से चीज़ें बहुत कम होती हैं तब्दील, मगर जिस तरह मसनूई तरीके से आगे पीछे चीज़ों को कर दिया जाता है, तो मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, मैं भी आप जैसा हूँ, तो मैं महसूस अभी तो नहीं मैंने करना शुरू किया, मगर हो सकता है कल को कुछ चीज़ें नज़र आ जाएं। मौलाना के बारे में क्या राय रखते हैं? मौलाना के बारे में कहा जा रहा है कि अवामी नब्ज़ को उन्होंने जान लिया है, तो इस वजह से वो हुकूमत की मुखालिफत कर रहे हैं। हाँ देखें, जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का माजी है, वो एक ज़ीरक सियासतदान हैं। आइन कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा उन्होंने जदोजहद की है, और जहाँ तक आपका सवाल है कि अवामी नब्ज़ को देख के वो फ़ैसले करते हैं, ये भी मैं इत्फ़ाक़ करता हूँ उनसे। और मगर ये भी मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अवाम जो माहौल बनाया गया था 8 फरवरी तक, आज उससे बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहे हैं। जो 8 फरवरी के दिन माहौल देखते हुए लोगों ने कुछ फ़ैसले किए, और मैं ये भी आपको बड़ा ज़िम्मेदारी से बात करने लगा हूँ कि बदकिस्मती है कि जो आज बात की जाती है फॉर्म 47, फॉर्म 45 की, तो ये पिक एंड चूज़ किसी एक जमात से नहीं हुआ, ये पिक एंड चूज़ PTI समेत हर जमात के अंदर से हुआ है। बदकिस्मती ये है कि इस इलेक्शन में पैसे समेत तलकात समेत अजीज़दारियाँ, ये भी लोगों ने देख के फ़ैसले किए और लिए हैं। बदकिस्मती है, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है या कौम जो है वो आज भी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार रहती है। मगर आज मुझे ये कहते हुए थोड़ा इत्मीनान है कि इन पिछले 4-5 माह में पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी ख़बरें आना शुरू हुई हैं। खुदा करे अब ये किसी नज़र बद से बच जाए या इंतशार से बच जाए, कम से कम पाकिस्तान ट्रैक पे, माशी ट्रैक पे चढ़ जाए,
तो मेरी और आपकी आने वाली नस्लें कम से कम सुखी रह सकें। पाकिस्तान माशी ट्रैक पर चढ़ जाए तो अगली नस्लें जो हैं वो खुश खुरम रह सकती हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब इतना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत क्या हुई, और कल सुबह जब कमेटी का इजलास है जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े अपना ड्राफ्ट रखेगी उनके सामने और बहस मुबाहिसा होगा, तो क्या उसमें सिफारिशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी शामिल होंगी या नहीं होंगी, और मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी प्लानिंग क्या तरतीब दे रखी है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, और क्या मामला फहमी की तरफ जाएंगे या रिटेलिएशन की पॉलिसी अपनाएंगे। इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। उमैर नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नियाज़ी साहब, जो मुलाकात हुई जमीयत उलमा इस्लाम फ़े वालों से, अपना ड्राफ्ट पीटीआई ने क्या तैयार किया है? आप भी लीगल टीम का हिस्सा हैं, केसेस पे आप भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो क्या इसमें आपकी मुशावरत भी शामिल थी, और अगर नहीं थी तो अभी तक की जो मुशावरत हुई है तो उनके सामने क्या टेबल किया गया? नहीं, पीटीआई की तरफ से कोई ड्राफ्ट नहीं है। हम तो बुनियादी तौर पे जा रहे हैं मौलाना साहब को बार बार इसी चीज़ पे कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत है, वो अपना सारा फंक्शन अदा कर रही है। आपकी हाई कोर्ट के पास भी अंडर 119 यही आईनी इख्तियारात हैं, और अभी जो आईनी अदालत बनाने का मकसद है उसका मकसद खाली ये है कि मौजूदा अदलिया को बुलडोज करना, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं आ रही जो मौजूदा हुक्मरान सेटअप है, और उन्हें एक ख़तरा है कि शायद मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद हालात अक्सर बदल जाएंगे, और अगर आईनी अदालत ना लाई गई तो पता नहीं क्या तूफ़ान बरपा हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं जो अदलिया के ख़िलाफ़ साजिश है, जो अदलिया पे हमला है, उसका हिस्सा कम अज़ कम मौलाना साहब हमारे साथ अपोजिशन में बैठे हैं वो हिस्सा ना बने। अच्छा उमैर भाई, बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात 18 तारीख तक बंद है, 18 से आगे भी जा सकती है। बहुत सी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, क्या आप अदालत से रजू कर लिया है या करने जा रहे हैं, और उनकी खैरियत और उनके मामलात, उनकी तरफ से हदायत क्या मिल रही हैं, कोई ज़रिया है नहीं है, क्या सूरत हाल है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत की पटिशन दायर कर दी थी, जिसमें ऑलरेडी आपको जिस तरह से मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही लोकल कमीशन अपॉइंट किया था जो मॉनिटर कर रहा था इन सारी मुलाकातों के सिलसिले को, और फिर आपने देखा कि यकसर जो है ना डेट ही ख़त्म कर दी गई और केस को 19 तारीख के लिए ले गए, ताकि इस दौरान जो अदालती मुलाकात है कम अज़ कम वो भी ना हो सके। तो इन सारी चीज़ों को चैलेंज किया हुआ है, तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं। इस दौरान खान साहब के साथ कोई मुलाकात का ज़रिया नहीं है क्योंकि ना ही रेगुलर मुलाकात हो रही है, ना ही कोई पेशी है जिस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हिदायत उनकी तरफ से आ सके, और ख़ास तौर पे पार्टी में अब तो उनकी सेहत के हवाले से शदीद ख़तरात लाक हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता। क्योंकि आप देखें इमरान खान को जो कैद में रखा हुआ है ये एक मुनफरिद कैद है। ये मुनफरिद इस सेंस में है कि देखें आम अगर कोई कैदी होता है उसको दूसरे कैदी देख रहे हैं, इमरान खान को इन्होंने आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो इमरान खान का किसी को चंद लोगों के अलावा पता ही नहीं है किस हालात में रखा हुआ है, किस कंडीशन में रखा हुआ है, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है। तो ये एक बहुत ही जो है ना तफ्तीशनाक जो है ना कैफियत है। तो इसके लिए जो है ना मेरे ख्याल से अदालत को बहुत जल्दी इंटरवीन करना चाहिए, बल्कि अदालती नुमाइंदा भी जाना चाहिए उन जेल कंडीशंस को देखने के लिए, क्या वो ह्यूमन कंडीशन भी हैं जिनमें आपने रखा हुआ है एक साबका वजीर आज़म को। नहीं, तो अभी जो रीसेंट मुलाकातें थी, इन मुलाकात पे पाबंदियां लगने से पहले क्या उसमें खान साहब ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था ऐसा? जी, आखिरी मुलाकात तो अली अमीन गंडापुर की हुई थी ना, जिसमें उन्होंने उन्हें यही 4 के उसके हवाले से कहा था। बाकी वुकला जाते रहे हैं, उनसे होती रही हैं मुलाकातें, मगर वो जिस तरह से आप देख रहे थे कि 2-3 हफ्ते से इन्होंने रखा ही इसी तरह से था कि जो भी सियासी मुलाकात जाती थी उन्हें वहाँ इंतज़ार कराते रहे और मुलाकात होने नहीं दी, किसी एक ना एक बहाने पर टालते रहे, क्योंकि खाली कोशिश क्या हो रही है कि इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत ना आए, एक अफरा तफरी की कैफियत बने और पार्टी में एक तनाव आ जाए, मगर वो होना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंटरवीन किया है, ये तो अब 3 छुट्टियां आ गई हैं SCO समिट की वजह से, वरना इसी वीक में कुछ ना कुछ हल निकल आना था।
अच्छा महर भाई, चूँकि आप असम्बली के अरकान से राब्तों में, अपने साथियों के साथ मुकम्मल राब्तों में हैं, आपके साथी मुकम्मल हैं, आइनी तरमीम अगर आती है तो इस दफ़ा कोई 4, 5, 6 लोग तो नहीं जाएंगे? अभी मियाँ जवेद लतीफ़ साहब का दावा है कि PTI के लोग कह रहे हैं कि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो हुकूमत का साथ दे सकते हैं। अच्छा देखें, दावे तो किए जा सकते हैं, दावे लोग करते भी रहते हैं, मगर दावों के कोई ग्राउंड रियलिटीज़ भी होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे अगर नंबर देख लें हुक्मरान इत्तेहाद की, हुक्मरान इत्तेहाद ने एक आखिरी दिनों में नोटिफिकेशन कराया एक रिज़र्व सीट का, जिस पे शमीना गुरकी साहब नोटिफाई हो गई। हालांकि वो अभी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि रिज़र्व सीट की जजमेंट PTI की तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, मगर क्योंकि उन्हें बेनिफिट देना था वो फ़ौरन नोटिफाई हो गई, तो इनका टैली चला गया 214 पे। अब 214 में 2 लोग ऐसे हैं, एक आदिल बाज़ई हैं जिनका नून की तरफ से एफिडेविट दाखिल हुआ है जो उन्होंने दिया नहीं, हालांकि वो हमारे उस पर जीत के आए थे हमायत से। इसी तरह चौधरी लियास हैं गुजरात के, वो भी इस 214 में शामिल हैं, उनका काफ लीग की तरफ से एफिडेविट दाखिल हुआ, हालांकि सारों को पता है कि वो PTI की हमायत से जीते हुए। अब ये दोनों लोग इस वक्त इनके काबू में नहीं हैं, ये पहले राउंड में इनके काबू में थे, और इसी वजह से आपने देखा कि स्पीकर के पास इनके खिलाफ रेफरेंसेस मूव हो गए हैं कि इन्हें डीसीट किया जाए। तो अगर ये 2 नंबर निकाल लेते हैं इनकी तरफ से, ये 212 पे आ जाते हैं। 212 में जो 12वां वोट है वो है स्पीकर साहब का, वो तो कास्ट होना नहीं है क्योंकि उन्होंने सारी प्रोसीडिंग कंडक्ट करानी है, तो ये 211 पे आ जाते हैं। इन्हें नंबर चाहिए 224। अब इतना बड़ा जंप ये किसी तरह से पूरा नहीं हो सकता, मतलब इसमें एक ही सूरत में पूरा होएगा अगर मौलाना साहब इनके साथ जाएं तो 8 का डिफरेंस इनमें ऐड हो जाए 211 में। मौलाना साहब का साथ हो गया, उनके मौलाना साहब के एक MNA के वोटों की गिनती का ऑर्डर हो गया, तो उनका भी एक रिजल्ट रुक गया ना, 7 पे आ गया फिर तो। हाँ जी, तो हाँ जी 7 पे आ गया, तो वो फिर कर लें, तो ये 6 का नंबर बहुत ही जो है ना नामुमकिन सा है। देखिए पहले राउंड में और हालात थे, बंदे उठा लिए गए थे, बंदे ये पंजाब हाउस में इन्होंने उस दिन ले भी आए थे जो मुसद्दका ज़राए बताते हैं, मगर अब जो वो कमज़ोर बंदे थे उनमें से 2 के अलावा बाकी सारे इस वक्त जो है ना KPK में। ठीक, अब नियाज़ी साहब एक आखिरी सवाल ये कि अभी जो मूवमेंट आप लोग चलाना चाह रहे हैं, क्या उसमें वकला की मूवमेंट शामिल होगी? देखिए ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब वकला तहरीक है, देखें वकला खड़े हुए हैं इस वक्त मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए। वकला एक ऐसा तबका है जो शऊर रखता है, उन्होंने पहले भी एक लॉयर्स मूवमेंट चलाई, उसके आपने समरात इस मुल्क में देखे। उन्हें अब नज़र आ रहा है कि इधर जो है ना रूल ऑफ लॉ ख़त्म होने जा रहा है और वो उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ओवरऑल उससे एक ब्रॉडर एजेंडा पे है, मतलब हम उनको कॉम्प्लीमेंट तो ज़रूर कर रहे हैं कि मतलब वो निकलेंगे तो हम ज़ाहिरी बात उन्हें बैकअप देंगे, मगर हमारा एजेंडा उनसे लार्जर है। हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की भी बात कर रहे हैं, हम साथ साथ और भी चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो रिग्ड इलेक्शन हुआ है उसका इलेक्टोरल ऑडिट होना चाहिए। ये जो अवाम ने वोट डाला था, अवाम का वोट क्यों नहीं काउंट हुआ? वो ऐसी कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने इंश्योर किया कि रातों रात जो है ना 9 फरवरी में रिजल्ट यकसर बदल गए? तो इन सारी चीज़ों पर भी हमारा जो है ना इन्हिसार होगा, इन सारी चीज़ों पे भी आपका इंतज़ार होगा, और वकला की तहरीक अलग से और आपकी सियासी तहरीक अलग से। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वसीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।